आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में। दोस्तों, मैं आप लोग के साथ एक बीपीएससी का सीरीज लेकर के आया हूं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, इससे पहले भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 1 कराया गया है। ये आपको यूटेरिया के द्वारा तैयार किया गया सेट है, जिसमें से इसमें टोटल 15 सेट हैं, जो अभी वॉल्यूम 2 के रूप में भी लॉन्च किया गया है। इसी वॉल्यूम 2 के जितने भी 15 प्रैक्टिस सेट हैं, वो सभी 15 प्रैक्टिस सेट को हम लोग बारी बारी से करेंगे। इसमें जो है आपको सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसमें देखा गया है कि प्रश्नों को अभी लेटेस्ट जो जिस तरह से पैटर्न पूछे जा रहे हैं उस पर आधारित करके इसको बनाया गया है। और ख़ास बात यह है कि अभी का इसका लेटेस्ट करेंट अफेयर और बिहार समसामयिकी को लेकर के, बिहार बजट को लेकर के, आर्थिक बजट हो या जो है आपको अभी जो है वन पर्यावरण से संबंधित जो रिपोर्ट आया है और भारत सरकार का जो बजट पेश किया गया है उससे संबंधित इसमें सभी प्रश्नों को संकलित किया गया है और उसके माध्यम से आपको इस सेट को बनाया गया है। तो आपको मूल रूप से बीपीएससी पीटी को टारगेट करते हुए इस बुक को तैयार किया गया है। तो आपके लिए जो है ये बुक जो है बहुत ही बेहतरीन है। आज इस बुक को आप प्रैक्टिस करें और मैं आप लोगों को प्रैक्टिस प्रत्येक दिन एक एक सेट के माध्यम से आप लोगों को टोटल 15 प्रश्नों को जो है 15 प्रश्न पत्रों को मैं आप लोगों के साथ कराऊंगा। तो आइए हम देखते हैं। साथ साथ एक और चीज़ है, अभी बिहार दरोगा मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है कब 24 अप्रैल को होने वाला है। इस 24 अप्रैल के लिए जो है हम लोगों ने हमारी पूरी एग्ज़ाम वॉरियर्स टीम के माध्यम से क्या कराया जा रहा है। तो अभी मेंस का प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ही फ्री जो है आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है बिहार दरोगा मेंस के लिए। तो उसमें है आपको अगर बिहार दरोगा मेंस की परीक्षा आप देने वाले हैं तो आप उसमें शामिल हों, उस टेस्ट को दीजिए, उस टेस्ट को बनाइए और अपनी परफॉर्मेंस को भी जांचें, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे जो है मित्र अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग ज़िलों से बहुत सारे इसमें लोग जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग प्रैक्टिस इसमें कर रहे हैं। तो आप भी अगर मेंस देने वाले हैं बिहार दरोगा का तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी परफॉर्मेंस को जांचें। ठीक है, तो आइए हम देखेंगे अब अपने प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से पुर्तगालियों के विषय में कौन सा कथन क्या है असत्य है, गलत की पहचान करना है। सबसे पहले तो हम प्रश्नों को पढ़ेंगे ढंग से, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं जो कि क्या है हमको आता है लेकिन उसको नहीं है या है, इसमें जो है लास्ट में ध्यान नहीं देते हैं, इसके कारण गलत हो जाता है। तो इसमें असत्य यानी गलत की पहचान करना है। तो सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाला यूरोपीय शक्ति कौन था? आपको पुर्तगाल था, जो कि सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत में कब आए थे? 1498 ईस्वी में आपको समुद्री मार्ग की खोज भी वास्को डिगामा के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू एवं पपीता की खेती की शुरुआत किया। तो ये भी जो है सही है। आपको भारत में पूछा जाता है कि भारत में आपको मुख्य रूप से क्या, तंबाकू और आलू, ये जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आपको पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। भारत में जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो प्रिंटिंग प्रेस की जो है अभी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? आपको भारत में पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया था। भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ। भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन जो है किसके माध्यम से? आपको पुर्तगालियों के माध्यम से। गोथिक जो है स्थापत्य कला जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो ये आपको जुड़ा हुआ है क्रिश्चियनाइज, ठीक है, क्रिश्चियन धर्म जो मानने वाले हैं उनके जो है उन्हीं ये जो उसी क्रिश्चियन धर्म से आपको ये गोथिक स्थापत्य कला का जो है विकास हुआ है। अभी विकास करने वाले भी भारत में कौन थे? पुर्तगालियों थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको 5 सही है। देखिए, बीपीएससी में एक चीज़ होता है कि आप जब तक जो किसी भी टॉपिक को डिटेल नहीं पढ़ते हैं आप उस चीज़ को डील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन से आप प्रश्नों को नहीं बना सकते हैं। यहाँ तक आपको सभी प्रश्नों को जानना होगा, क्योंकि ये जो 5 नंबर ऑप्शन होता है बहुत ही खतरनाक ऑप्शन होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से सभी, ठीक है, या एक से अधिक। तो इसमें जो है ऑप्शन, जब तक आप सभी ऑप्शन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे आप जो है आप बेहतरीन तरीके से आंसर को नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। ददनी प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ददनी प्रथा की बात करें हम तो ददनी प्रथा की बात हम करते हैं तो यह व्यापारियों द्वारा कारीगरों को जीन
दी जाने वाली पूंजीगत सहायता से संबंधित था। यह क्या था? ददनी प्रथा क्या था? तो आपको इसका सही उत्तर की हम बात करें तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आपका 3। यह व्यापारियों द्वारा कारीगरों को, ठीक है, व्यापारी के द्वारा किसके को? कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता से संबंधित था। क्योंकि कोई भी व्यापारी, कोई भी व्यापार करता है व्यक्ति, तो वो अपने क्या करता है, किसी भी कार्य के लिए, जैसे कपड़ा बनाते हैं या अन्य प्रकार के जो उत्पादन करते हैं, तो वहाँ पे कारीगर को रखते हैं। तो कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता को ही क्या कहा गया? ददनी प्रथा कहा गया। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता के कार्यों में क्या शामिल नहीं था? आज़ाद दस्ता, पहले भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 9 अगस्त 1942 को आपको कहा होता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत आपको ग्वालियर टैंक से किया जाता है। अब जैसे ही आपको 9 अगस्त सुबह में जो है इसको भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया जाता है, कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता थे, जो बड़े बड़े जो नेता थे, महात्मा गांधी हुए, कस्तूरबा गांधी हुए, नेहरू हुए, राजेंद्र प्रसाद हुए, सभी को अरेस्ट कर लिया गया और अलग अलग जेलों में क्या कर दिया गया? इनको कैद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। यहाँ से पूछता है किस ऑपरेशन के द्वारा? तो ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। किसको? ऑपरेशन 0 आवर के माध्यम से कांग्रेस के सभी नेताओं को क्या किया गया? आपको पैक कर दिया गया, जेलों में ठूस दिया गया। तो इसमें कार्यों में कौन शामिल नहीं था? तो इसमें जो है आपको देखेंगे अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या। ऐसा नहीं था कि जो लोकप्रिय अधिकारी थे अंग्रेजों के उनको हत्या नहीं किया गया, अलोकप्रिय थे उनको हत्या किया गया, ऐसा नहीं था। यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या है? गलत होगा। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान किया? ठीक है, सम्राट कौन सा था? आपको शाह आलम द्वितीय था। उसमें कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की गई? तो 12 अगस्त आपको कब? 1765 ईस्वी में किया गया। 29 अगस्त नहीं होगा, आपको 12 अगस्त, ठीक है, 12 अगस्त 1765 में इसको किया गया था। क्योंकि हम लोग बात करते हैं तो आपको 1764 में कौन सा युद्ध होता है? आपको बक्सर का युद्ध होता है, जिससे कि विजय के बाद जो है आपको भारत में अंग्रेजों का स्थापत्य जो बढ़ने लगता है, इनका जो है वर्चस्व बढ़ने लगता है। किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है? किस आयोग ने यह जो है सर्वप्रथम सिफारिश किया था? तो आपको किया गया था अस्टेची आयोग के द्वारा। अस्टेची आयोग ने किया था कि जब भी जो है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रदेश में अकाल पड़ता है तो वहाँ के लोगों को सहायता प्रदान करना क्या है? राज्य का एक कर्तव्य है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग अभी पढ़ते हैं, आपको भारत जो है संविधान में कर्तव्य आर्टिकल 51 के क में जो है मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है? 11 को निर्धारित किया गया है। उसी तरह से अस्टेची का कहना था कि कहीं भी किसी भी राज्य में अगर अकाल पड़ता है तो वहाँ की जनता क्या करेगी? वो तो भूखे मर जाएगी। तो वहाँ पे क्या करना चाहिए? राज्य को कर्तव्य है कि उनकी मदद करे, सहायता करे और कम से कम भोजन, जो मूल आवश्यकताएँ हैं, उनको जो है पूर्ति करे। तेभागा आंदोलन से प्रभावित क्षेत्रों में शामिल था। ठीक है, तेभागा आंदोलन जो है किस क्षेत्र में हुआ था, इसके बारे में हम देखेंगे। तो तेभागा आंदोलन सबसे पहले देखेंगे कब हुआ। तो आपको तेभागा आंदोलन हुआ था आपको 1946 से कब? 1950 तक। 1946 से 1950 तक हुआ। यहाँ इसमें ये मुख्यतः जो किसके लिए था? मूलतः बटाईदारों किसानों का संघर्ष था। जैसे अभी भी देखते होंगे लोग क्या करते हैं, जिनके पास भूमि नहीं रहती है, खेत नहीं रहती है, वो क्या करते हैं? लोग दूसरे पर बटाई पर जो, जिसको बोला जाता है बटाइए पर लेकर के क्या करते हैं? उसको खेती करते हैं और उसको जो है आधे जो है खेती को क्या करते हैं? हिस्सा को उपजा करके उसको दे देते हैं। तो ये बटाईदारों का जो है किसानों का क्या था? संघर्ष था। जो है आपको इसमें शामिल कौन सा क्षेत्र शामिल था पूछ रहा है ना, कि कौन सा क्षेत्र शामिल था। तो इसमें जो आंदोलन में त्रिपुरा, बंगाल, ये सभी जो क्षेत्र शामिल थे। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक। निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया? किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया? तो आपको पुनर्जन्म एवं कर्म सिद्धांत को स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आपको विरोध नहीं किया गया, क्योंकि इनका विश्वास था, इनका मत था कि लोगों को क्या होता है? पुनर्जन्म होता है और वो कर्म के सिद्धांत पे आगे बढ़ते थे। जबकि मूर्ति पूजा की बात करें, तंत्र मंत्र की बात करें, तो इन सभी को इन्होंने विरोध किया, पुरजोर से विरोध किया। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार
किसको कहा जाता है? तो क्रिस्टोदाल पॉल को। किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 4 क्रिस्टोदास पॉल को कहा जाता है। क्योंकि हम बात करेंगे हिंदू पैट्रियार्ट जो आपको था, हिंदू पैट्रियार्ट का संपादक जो था आपको यही थे क्रिस्टोदास पॉल। क्रिस्टोदास पॉल जो है 1861 में आपको हिंदी पैट्रियार्ट के संस्थापक थे। इन्होंने भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार के रूप में जाना जाता है। डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ? सर्वप्रथम सबसे पहले किस डलहौजी ने जो है पूछा जाता है हड़प नीति की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो इसका कार्यकाल कब से 1848 से 1856 तक था। इसी के समय में भारत में डाक प्रथा की शुरुआत हुआ, रेलवे की शुरुआत हुआ और हड़प नीति के भी शुरुआत इसने ही किया था। तो इसमें सबसे पहले किसको जो है आपको किया गया था? सतारा को किया गया था। कब किया गया था? तो आपको जैसे ही शासक बना 1848 ईस्वी में सबसे पहले आपको सतारा को क्या करता है? हड़प लेता है, अपने राज्य में मिला लेता है। मोहम्मद लिटरेटी सोसाइटी की स्थापना किसने किया? मोहम्मद लिटरेटी सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आपको किया गया था अब्दुल लतीफ़ के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो आपको 1863 ईस्वी में 863 ईस्वी में किया गया था। पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसके द्वारा लिखा गया? पुस्तक है एक जिसका नाम है ए नेशन इन मेकिंग, किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको सुरेंद्र नाथ बरंजी का पुस्तक है जो कि इन्हीं के द्वारा ये लिखित पुस्तक है। भाषाई अखबारों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लगाया गया? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है कब लागू हुआ? ठीक है, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो हम बात करते हैं तो ये जो है किसके समय में आया था? गवर्नर जनरल पूछा जाता है लॉर्ड लिटन के काल में लाया गया था। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल से कब था? 1876 से 80 था। अब इसी के समय में जो है 1878 ईस्वी में, कब? 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपको नन ऑफ दीजिए। ठीक है, पूछा जाता आपको ये तो लाया गया 1882 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कौन हटा देता है? लॉर्ड रिपन के द्वारा हटा दिया जाता है। किस वर्ष बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण किया गया? भारत में रेल मार्ग और बिहार में रेल मार्ग, ये दोनों जो है अलग अलग प्रश्न बनते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको दिया गया है। तो बिहार में रेल मार्ग की शुरुआत 1860-62 में किया गया, जबकि भारत में रेल मार्ग की शुरुआत कब किया गया? 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर आपको किया गया। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किस या किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई? तो इसमें दिया गया था खुदीराम बोस को। ठीक है, खुदीराम बोस को जो है, क्योंकि खुदीराम बोस ने ही किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था, इसी के कारण इनको पर अब खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका। ठीक है, जिसमें कैनेडी की पत्नी एवं उसकी पुत्री कौन थी? उसकी पुत्री दोनों मारी गई थी। इन लोगों को मारने का जो है किसी और का था, लेकिन उसमें जो उसकी पत्नी बैठी हुई थी और उसकी पुत्री, वो दोनों क्या हो गई? मारी गई। किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया? किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा किस वर्ष आपको लगा दिया गया था? तो 1934 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यों में शामिल नहीं था? ठीक है, तो इसमें देखेंगे ऑप्शन के अनुसार कि सबसे पहले तो देखेंगे असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो असहयोग आंदोलन होता है 1 अगस्त 1920 को। कब होता है? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन होता है। इसके राजनीतिक कार्यक्रमों में जो है कौन शामिल नहीं था? तो आपको राष्ट्रीय विद्यालयों पर जो पंचायती अदालत का स्थापना, ये सही था, ये शामिल था। अस्पृश्यता को दूर करना, ये भी शामिल था। चरखा एवं खादी को लोकप्रिय बनना, चरखा और खादी को लोकप्रिय, क्योंकि गांधी जी का जो है ये दोनों जो है विजन था। हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना, ये भी था, यानी ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। इनमें से जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी इस कार्य में शामिल थे। किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे क्या मिला? गांधी जी ने बोला मैंने तो रोटी मांगी थी लेकिन क्या मिला? मुझे बदले में पत्थर मिला। ये किस आंदोलन में? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में कहा गया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन होती कब है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको 1930 में किया जाता है। ठीक है, ठीक है। इसमें एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें महात्मा गांधी ने कितने सूत्री? तो 11 सूत्री कार्यों को लेकर के किसके पास गए थे? तो आपको इरविन, उस समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड इरविन, जबकि 26 से 31 तक कार्यकाल था। तो आपको 11 सूत्री मांगों को लेकर के गांधी जी ने उसके
प्रस्तुत किए थे। जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ आपको पूर्वी भारत मणिपुर में होता है। ब्रिटिश सरकार ने भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना अपना उद्देश्य घोषित किया। कब किया था? तो आपको किया गया था 1940 अगस्त प्रस्ताव के समय। ठीक है, कब? 1940 अगस्त प्रस्ताव के में। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो बताएंगे हम कि बिहार में दूसरे सत्याग्रही कौन थे। आपको अनुग्रह नारायण सिंह थे। बिहार में बात करें तो बिहार में जो है सत्याग्रह की शुरुआत कब हुआ? 1900 सत्याग्रह जो है बात करेंगे तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ बिहार में? अब 1940 में शुरू हुआ, जिसके पहला अगर पूछा जाएगा प्रथम सत्याग्रही कौन थे तो श्री कृष्ण सिंह थे, और दूसरा सत्याग्रही आपको डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह थे। मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया? तो आपको किया गया था मुजफ्फरपुर में। ठीक है, कब किया गया था? 1872 ईस्वी में किया जाता है। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो 1934 में जब पटना में सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया जाता है उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष किया गया? पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष की जाती है? तो 1927 में इसकी स्थापना की जाती है। क्रांति का अमर संदेश नामक खेल किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपको शिवपूजन सहाय। ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपको पीसीएस एग्जाम में। ये क्रांति का अमर संदेश किसके द्वारा लिखा गया था? तो शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखा गया था। अगर दोस्तों हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें, क्योंकि आपको यहाँ पे वैसे चीज़ों को आपको प्रोवाइड कराया जाता है जो आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उन्हीं सभी आपको मटेरियल को, उन्हीं सभी चीज़ों को आपके साथ शेयर किया जाता है। तो हमारे चैनल को कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं कि अलग से लाइक और शेयर तो ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको अलग से कोई समय की जो है पाबंदी नहीं है, अलग से कोई समय नहीं लगता है, इसलिए आप कम से कम लाइक और शेयर ज़रूर करें। विजयनगर की सैन्य विभाग क्या कहलाता था? विजयनगर जो था, ठीक है, दक्षिण भारत की हम बात करते हैं तो विजयनगर जो है एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था जो कि दक्षिण भारत को पूरे संभाल करके रखा था। ठीक है, इसमें विजयनगर में हम बात करते हैं तो विजयनगर में अलग अलग वंश ने शासन किया। संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश, आर्वेडु वंश, ये सबों का जो है अलग अलग कार्यकाल रहा है, अलग अलग जो है स्थापत्य के रूप में रहा है। और बाद में जाकर यही विजयनगर क्या होता है? बहमनी और, ठीक है, दो भागों में बढ़ जाता है। तो आपको प्रश्न था विजयनगर के सैन्य विभाग का क्या नाम था? तो विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। क्या कहलाता था? कदाचार के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, और ऑप्शन के देखेंगे। जोरीखाना क्या था? तो जोरीखाना था आपको टकसाल विभाग। क्या था? टकसाल विभाग आपको जोनाना था। कनिर्क क्या था? कर्निक जो है, कर्निक के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित सब दस्तावेज होते थे। ये जो किसके पास होते थे? ये जो जमीन के जो भी खरीद बिक्री होता था इसका दस्तावेज किसके पास रहता था? आपको कर्निक के पास रहता था। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध था? तो हम सभी युद्धों को देखेंगे कौन सा युद्ध कब हुआ। तो हुमायूं द्वारा ये सब लड़े गए जो था, देवरा का युद्ध बात करें सबसे पहले आपको लड़ा 1531 ईस्वी में देवरा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो है आपको 1539 ईस्वी में आपको किसके बाद? शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ। कनौज का युद्ध आपको 1940 ईस्वी में शेरशाह हुमायूं के बीच। इसी युद्ध के बाद शेरशाह ने दिल्ली की गद्दी पर स्थापित होता है। सरहिंद का युद्ध कब होता है? तो 1555 ईस्वी में। ठीक है, 1555। तो बाद में कौन हो गया? 1555 ईस्वी में। पहला कौन हो गया? देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? भारत का सादी के रूप में किसको जाना जाता है? तो आपको अमीर हसन को। ठीक है, इसके पीछे क्या था? अमीर हसन ये देवहाली को उसके उत्कृष्ट गज़लों के कारण, ठीक है, इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन गज़ल गायक थे, तो गज़लों गायक के कारण इनको क्या कहा गया? भारत का सादी कहा गया, अमीर हसन को।
किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो भारत में हम जो बात करें तो अभी वर्तमान के अनुसार करेंगे तो आपको जहांगीर का कहाँ है? जहांगीर का मकबरा है आपको लाहौर, जो तो बाहर में हो ही गया भारत में। औरंगजेब का कहाँ है? महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। हुमायूं का कहाँ है मकबरा? हुमायूं का मकबरा है आपको दिल्ली। बाबर को जो है पढ़े होंगे, बाबर को पहली बार कहाँ दफनाया गया था? आपको आरामबाग आगरा में दफनाया गया था। बाद में इसकी इच्छा जो मृत्यु इस इच्छा थी कि हमें जो है काबुल में दफनाया जाए, इसके बाद जो इसको कहाँ दफनाया गया था? काबुल में। ठीक है, तो इसकी मकबरा भी कहाँ है? काबुल, अफगानिस्तान। तो आपको ऑप्शन नंबर के अनुसार चलेंगे तो सी और डी दोनों जो है ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, क्योंकि बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में, और जहांगीर का कहाँ है? लाहौर में। यही बात है कि बाबर को पहली बार जो है यहाँ दफनाया गया था आरामबाग में, इसके बाद फिर ले गया था वहाँ। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था? अकबर ने कई सारे सोने के सिक्के चलाए, जिसमें से सबसे बड़ा सोना का सिक्का क्या कहलाता था? तो कहलाता था संसब कहलाता था। ठीक है। इलाही क्या था? तो अकबर द्वारा चलाया गया सोने का सिक्का जो कि गोलाकार होता था। ठीक है। इलाही क्या था? ये भी आपको सोने का सिक्का ही होता था, लेकिन ये क्या होता था? एक जो है गोलाकार शेप में होता था। जलाली क्या होता था? तो चांदी का सिक्का होता था। क्या होता था? चांदी का वर्गाकार सिक्के को ही क्या कहा जाता था? जलाली कहा जाता था। ठीक है। रुपया की बात करें तो रुपया की शुरुआत कौन किया था? रुपया की शुरुआत आपको शेरशाह सूरी के द्वारा किया जाता है। शेरशाह सूरी ने कई मुद्राएं चलाती हैं, जैसे रुपया जो चलाता है इसका दाम चलाता है गरीब लोगों के लिए, और असरफी चलाता है अमीर लोगों के लिए, असरफी चलाता है जो कि सोने का बना हुआ होता था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के बारे में क्या असत्य है, यानी कि क्या गलत इसमें जो है दिया गया है? इन्होंने प्रत्येक सिख को पंचमार्ग धारण करने का आदेश दिया था। ठीक है, ये सही है। इन्होंने एक पूरक ग्रंथ 10वें बादशाह का ग्रंथ का संकलन किया, ये भी आपको सही है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। इन्होंने पाहुल प्रथा का प्रारंभ किया। अगला है, इन्होंने सिखों की अलग विवाह पद्धति, पाहुल प्रथा की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया था, लेकिन लावनी जो है आपको क्या है? एक विवाह, शादी विवाह की पद्धति है सिखों का, जो कि इनके द्वारा नहीं किया गया था। यह किया गया था तीसरे जो है गुरु अमरदास के द्वारा। ठीक है, अमरदास के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? असत्य, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा 4। ऋग्वैदिक कालीन समाज में लांगल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? लांगल शब्द का प्रयोग आपको ऋग्वैदिक में किया जाता है हल के लिए। क्षणिकवाद का समाज निम्न में से किस दर्शन से संबंधित है? क्षणिकवाद का बात करेंगे तो बौद्ध का जो है बौद्ध दर्शन पूरी रूप से क्षणिकवाद के सिद्धांत पर ही आपको टिका हुआ है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन मिला है? तो आपको धौलावीरा की बात करेंगे, जो कि कहाँ है? आपको धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है, जो कि अभी 2020 में इसको 2021 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। इसलिए धौलावीरा की बात करें किस नदी किनारे स्थित है? लूनी नदी के किनारे स्थित है। अब इसकी खोज रविंद्र सी बिष्ट के द्वारा किया गया है। आलमगीर की बात करें तो आलमगीर कहाँ है? आपको उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन कहाँ है? घग्गर राजस्थान में है। और लोथल कहाँ है? गुजरात में स्थित है। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें, गलत कथन की पहचान करें। तो गलत में क्या है? मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईस्वी में। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईस्वी में नहीं बल्कि 321 बीसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई अतः ठीक है, ये तो आपको ऐसे ही गलत हो गया। साथ साथ जो है डी जो हम देखेंगे, डी ऑप्शन, तो दक्षिण भारत में प्राप्त अभिलेखों में अरमाई एवं यूनानी लिपियों का प्रयोग किया गया है। ऐसा नहीं था, क्योंकि अरमाई लिपियों का प्रयोग नहीं हुआ है यहाँ पे। तो आपको यह भी ऑप्शन भी क्या है? गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में वर्णित है? तो तीर्थंकर की बात करें तो तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? आपको जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए। 24वें तीर्थंकर कौन थे? आपको महावीर थे। इनमें किसका जो है ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है उनका मिलता है? तो इसमें 2 जैन तीर्थंकर है। ठीक है, ऋषभदेव एवं अरष्टिनेमि। तो यहाँ अरष्टिनेमि तो दिया हुआ है, जो कि कैमे थे 22वें आपको गुरु थे, जिनका शंख जो है इनका क्या था? अरष्टिनेमि का शंख जो है पहचान था। तो ऋषभदेव और अरष्टिनेमि। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सही है।
चोलकालीन उत्तरामेरूर अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन आपको गलत है? तो इसमें देखेंगे तो व्यक्ति की आयु 30 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए था। ऐसा कोई आपको सीमा जो है, आयु सीमा को कोई भी निर्धारण नहीं किया गया था। निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो विंस्टन स्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा? विंसेंट स्मिथ के द्वारा आपको समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, क्योंकि समुद्रगुप्त जो है एक बहुत ही प्रतापी, एक बहुत ही महान शासक था। इन्होंने जो है पूरे भारत को जो है क्या किया था? रौंदने का काम किया था, पूरे भारत पे जो है कब्जा करने का काम किया था, इसलिए इसको भारत का समुद्रगुप्त की संज्ञा दी गई। कदम्ब राज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखेंगे इसकी स्थापना मयूर शर्मन ने किया, सही है। कदम्ब राजवंश की राजधानी कहाँ थी? बनवासी, यह भी सही है। यह राजवंश कर्नाटक और कोंकण क्षेत्र में था, यानी कि यह राजवंश जो था दक्षिण भारत में मुख्य रूप से था, जो कि राजवंश कर्नाटक कोंकण क्षेत्र में था, यह भी सही है। यानी कि 38 का क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 सभी ऑप्शन सही हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? यानी गलत कथन की पहचान करना है। तो इसमें गलत कथन है, बौद्ध धर्म में संघ सदस्यता राजा, सेवक या चोर या रोगियों को प्रदान की जाती थी, कभी भी नहीं। गौतम बुद्ध का सीधा जो है आपको सिद्धांत था कि हमारे धर्म में, यानी बौद्ध धर्म में किसी भी प्रकार के चोर हो, दास हो, गरीब नहीं, चोर, दास और रोगी व्यक्तियों को यह बौद्ध धर्म में शामिल नहीं किया जाएगा। मुख्य रूप से आपको इस पर ध्यान रखिएगा, रोगी लोग को नहीं शामिल करना था, चोर लोग को नहीं करना था, दास किसी का गुलाम है उसको नहीं करना था, ये सभी से पूरी तरह से मनाही थी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो प्लिनी, टोलमी, भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखा? टोलमी लिखा। गार्गी संहिता, कात्यायन, चचनामा के लेखक कौन थे? अली अहमद। आपको 40 का एक ऑप्शन जो है सही नहीं है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के रचनाकार के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है कि इसका लेखक जो है इसको क्या माना जाता है? अज्ञात माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति मीन्स वाक मतलब क्या? आप बोल सकते हैं, अभी व्यक्त कर सकते हैं, अपनी बातों को किसी के सामने क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें निवास करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की। आर्टिकल 19 पढ़े होंगे। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में जो है में 6 प्रकार की वर्तमान में स्वतंत्रता है, उसी में से ये सभी स्वतंत्रताएं आपको दिया गया है। ऑप्शन नंबर 5। वरीयता क्रम में भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयोग का जो है इसका समतुल्य होता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के समतुल्य इनका पद होता है। राज्यों के लिए राज्यसभा का निर्धारण कौन करता है? राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? कि किसी भी राज्य का राजभाषा क्या होगा? देखते होंगे किसी राज्य का राजभाषा हिंदी है, किसी का तेलुगु है, किसी का उर्दू है, किसी का संस्कृत है, तो ये किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है? तो आपको संबंधित राज्य के विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार की राजभाषा क्या है? यहाँ पे 2 राजभाषा है, प्रथम है आपको हिंदी और दूसरा है आपको क्या? उर्दू। अवसर की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कहाँ पे किया गया है या किसका उपबंध कहाँ पे दिखता है? तो ये जो है अवसर की समानता जो है आपको कहाँ पे है? मूल अधिकार एवं प्रस्तावना दोनों में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? मूल अधिकार और प्रस्तावना दोनों में इसका उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से किस में भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध किया गया है? समान नागरिक संहिता का उपबंध कहाँ पे किया गया है? तो आपको बात करेंगे अगर भाग देखेंगे तो भाग 4 में जो है 4 में क्या है? मौलिक कर्तव्य जो है 36 से 51 तक तथा नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में जो है 44 में क्या कहा गया? 44 में समान सिविल संहिता की बात कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे नागरिकों के लिए भी कहा गया है और कहाँ पे किया गया? मूल कर्तव्य में किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधान परिषद विद्यमान नहीं है? तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। महाराष्ट्र है 78 गो, उत्तर प्रदेश 99 गो, कर्नाटक 75, बिहार 75, तेलंगाना
40 और आंध्र प्रदेश 50। ये सभी राज्यों में विधान परिषद हैं, जो कि इसके ऑप्शन के अनुसार हम चलेंगे तो तेलंगाना भी है जो कि 40 है, कर्नाटक जो है 75 है, आंध्र प्रदेश कितना है 50 है, महाराष्ट्र जो है 78 है। तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्धारित निर्वाचक मंडल का हिस्सा है लेकिन महाभियोग का नहीं? मीन्स राष्ट्रपति का जब चुनाव किया जाता है तो राष्ट्रपति को चुनने में उसकी भागीदारी होती है, लेकिन जैसे ही उसको हटाने की बात होता है राष्ट्रपति को, तो कैसे हटाते हैं? महाभियोग के द्वारा हटाते हैं, और वो महाभियोग में वो शामिल नहीं होता है। तो ये कौन सा है? आपको राज्य का विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, लेकिन हटाने में महाभियोग में भाग नहीं लेता है। निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? इनमें से कौन सा निकाय दिया गया है जिसमें भारतीय जो है संविधान में उल्लेख नहीं है? तो क्षेत्रीय परिषद का जो है भारतीय संविधान में कहीं पे उल्लेख नहीं किया गया है। निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि राज्य के नीति निषेध तत्व एवं न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? यानी कि हम पढ़े हैं कि मौलिक अधिकार नीति निषेध तत्व में ही कि मौलिक अधिकार वाद योग है, यानी उसको हम लेकर के कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निषेध तत्व को लेकर के कोर्ट नहीं जा सकते हैं। 21 अनुच्छेद में कहा गया है आपको, आर्टिकल 37 में। संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र एवं किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में आकार को क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता है? तो ये कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 91 कौन सा? 91 संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था? तो आपको डेट भी याद रखना है, 2003 में किया गया था, जिसमें कहा गया था कि किसी भी राज्य में विधानसभा या लोकसभा केंद्र में उसके मंत्रिपरिषद के 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते हैं। 92वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? भाषा से संबंधित था, जिसमें 4 भाषाएं जो जोड़ी गई थी 22 आपको किसमें? हमको 8वीं अनुसूची में। उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? उच्च न्यायालय पूछ रहा है, हाई कोर्ट का जो है कौन सा क्षेत्राधिकार नहीं है? तो परामर्शदात्री का क्षेत्राधिकार, यानी कि हाई कोर्ट क्या कर सकता है? परामर्शदात्री के रूप में कार्य नहीं करता है। किसी राज्य में विधान परिषद के गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो कैसे की जाती है? तो इसमें आपको संबंधित राज्य के विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत मतलब होता है 2/3 यानी विशेष बहुमत से, तथा संसद द्वारा जो है साधारण बहुमत से पास कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति उस पर साइन कर देंगे तो आपको विधान परिषद की समाप्ति या उसका उत्थान हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में क्या असत्य है, यानी कि गलत है? तो यहाँ देखेंगे वह लोकसभा में मतदान कर सकता है, ऐसा नहीं होता है। वो लोकसभा के कार्यवाही में भाग ले सकता है, वो बोल सकता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे वोटिंग नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में से किसके संबंध में बोहरा समिति का गठन किया गया था? बोहरा समिति का गठन जो है किस रूप में किया गया था या किसके लिए किया गया था? तो राजनेताओं एवं अपराधियों के बीच संबंधों की जांच के लिए आपको बोहरा समिति का गठन की जाती है। अगर इसकी ईस्वी की बात करें तो इसकी स्थापना कब किया गया था? बोहरा समिति का गठन 1993 में PV नरसिम्हा राव के सरकार के समय इसकी स्थापना की जाती है, आयोग का गठन किया जाता है। भारत में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कितनी बार किया जा चुका है? तो वित्तीय आपातकाल 3 तरह के आपातकाल होते हैं भारत में, एक राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। तो हमारे देश में जो है राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल तो कितना बार? 3 बार लग चुका है। राष्ट्रपति शासन की बात नहीं करेंगे कितना बार लगा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बार प्रयोग हो चुका है, ठीक है। यहाँ वित्तीय आपातकाल जो है कितने बार? तो 1 बार भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल अफ्रीका महादेश से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा जो है अफ्रीका महादेश से संबंधित नहीं है? तो आपको मोजावे आपको अफ्रीका महादेश में नहीं पड़ता है। निम्नलिखित देशों में से दक्षिण अमेरिका का स्थल रुद्ध देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में 2 स्थल रुद्ध देश हैं, जो कि कौन कौन से हैं? बोलिविया और पराग्वे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 5। ये आपके इसलिए प्रश्न बनता है कि दक्षिण अमेरिका एक महादेश है जहाँ पे मात्र 2 ही ऐसे स्थल रुद्ध देश हैं, जो कि कौन है? बोलिविया और पराग्वे। जबकि उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं है। सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? मिलाना है,
ठीक है। तो 58 का देखेंगे कि इसको क्या करना है, मिलाना। एस्किमो जनजाति की इसका निवास स्थान कहाँ होता है, तो आपको उत्तरी अमेरिका के। मावारी कहाँ है, न्यूजीलैंड के। बुशमैन कहाँ है, दक्षिण पश्चिम अमेरिका। सेमांग कहाँ है, मलेशिया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सी जल संधि इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को आपस में जोड़ने का काम करती है, तो यह है डोबर जल संधि। कौन, डोबर जल संधि। निम्न से कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन करता है, तो विश्व में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया। जबकि भारत में बात करें तो भारत में सर्वाधिक आपको नारियल उत्पादन किया जाता है केरल राज्य में उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और पूरे ऑल ओवर में बात करें पूरे वर्ल्ड में भारत का स्थान कैमा है, तो भारत का स्थान है तीसरा। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया, भारत में सबसे ज़्यादा केरल, और पूरे वर्ल्ड में भारत का स्थान तीसरा है। निम्न में से किस जिला में बूढ़ी गंडक नदी की लंबाई सबसे अधिक है, तो बूढ़ी गंडक की लंबाई सर्वाधिक जो है बात करेंगे तो यह है आपको पश्चिमी चंपारण में। निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है, तो आपको पूर्णिया से सबसे कम जो है सीमा रेखा बनाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पायराइट पाए जाते हैं, पायराइट का जो है सर्वाधिक भंडारण की बात करते हैं तो सर्वाधिक भंडारण है आपको बिहार राज्य में है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो आपको जो है गोपालगंज है। गोपाल की बात करें तो इसकी जो है कितना है लिंगानुपात 1021, जबकि भारत की बात करें तो भारत का लिंगानुपात कितना है 943। निम्नलिखित में से किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है, गंगा नदी की लंबाई सबसे कम वाला जो है जिला कौन सा है, तो आपको है समस्तीपुर इस, ठीक है। पिछला बार जो है 64वीं या 64वीं या 65वीं में पूछा गया था गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ है, आपको पटना में है, सबसे कम कहाँ है, समस्तीपुर में है। भारत वन रिपोर्ट स्थिति रिपोर्ट 2011-21 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वनावरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है, तो आपको हुआ है 1540 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये प्रत्येक वर्ष वन आवरण कितने वर्ष पर जो है जारी किया जाता है, प्रत्येक 2 वर्षों पे रिपोर्ट जारी की जाती है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत के उच्च तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्र जोन भी में आता है, जोन भी में आता है यानी कि अधिक भूकंपीय वाला क्षेत्र में आता है। तो तीव्र भूकंपीय क्षेत्र जोन भी के अंतर्गत बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ, कारण, ये सभी जो है इसमें आते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 से 5, ऑप्शन नंबर 5 सही इसका उत्तर होगा। पालकोंडा पर्वत किस राज्य में अवस्थित है, तो पालकोंडा कहाँ पे है, आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलदाम परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, कोलदाम परियोजना जो है भारत का हिमाचल प्रदेश, कौन सा, कोलदाम परियोजना किस नदी पर पूछा जा रहा है, तो किस नदी पे है, कोलदाम परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पे है, सतलज नदी में पर है और कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है, जिसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई है 1620 किलोमीटर। शून्य रेखा कहलाती है, शून्य रेखा किसे कहा जाता है, तो भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच सीमा जो है उसको शून्य रेखा के रूप में जाना जाता है। कहाँ कहाँ, भारत के त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच जो सीमा लगता है उसको शून्य रेखा के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस या किन राज्य से होकर भारतीय मानक समय की यामियोत्तर नहीं गुजरती है, तो सबसे पहले देखेंगे कि कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और आपको छत्तीसगढ़ हो गया। इसी 5 राज्यों से गुजरती है। यहाँ पर झारखंड जो क्या है नहीं गुजरती है। गरजता 40 था, प्रचंड 50 और चिकता 60 क्या है, ये सभी जो क्या है, ये सभी जो है पछुआ पौने हैं। इसी को हम कहा जाता है गरजता 40, प्रचंड 50, अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग रूप में अलग अलग नामों के से जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी किस भाग में स्थित है, तो आपको भाग क्या पूछा जाएगा तो आपको उत्तरी अंडमान में है। इसका नाम क्या है, तो सैंडल पीक है जो कितना है 738 मीटर ये ऊंची है, ठीक है। सैंडल पीक को और जो है पलियान पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। सैंडल पीक को किसके नाम से जाना जाता है, पलियान पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अंजुना द्वीप स्थित है,
अंजुना द्वीप जो है कहाँ पर स्थित है और किस क्षेत्र में स्थित है? तो आपको गोवा के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गोवा के तट पर स्थित है, इसको याद रखिएगा। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, तो प्रति व्यक्ति निम्न आय सही है। जहाँ अल्प विकसित व्यवस्था होगा प्रति व्यक्ति आय बहुत ही क्या होगा? कम होगा। निम्न आश्रितता अनुपात ऐसा नहीं होता है। पूंजी निर्माण की उच्च दर नहीं, पूंजी निर्माण की उच्च दर क्यों होगी? गरीबी हालत है, अर्थव्यवस्था कम है, तो उच्च दर कैसे होगा? प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्य, प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्य, खेती बाड़ी में जो है कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 1 और 4 सही है। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना की जाती है 1987 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे 78 का क्या हो जाएगा? इसमें निर्माण हो जाएगा। भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह को कब अपनाया गया? तो आपको 2010 में अपनाया गया था। बजट एक लेखा पत्र होता है। बजट किसका लेखा पत्र होता है? तो सरकार की राजकोषीय नीति का लेखा पत्र होता है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम किसको उपलब्ध कराती है ऋण? तो निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों को कराती है, लेकिन एक क्या कराती है? एक लघु भी कराती है और जो है अधिक समय के लिए भी कराती है। दोनों प्रकार के ऋण का आवंटन करती है। नवीनतम आंकड़े के अनुसार विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या आपको शहरों में, नगरों में निवास करती है? तो 55.3% जनसंख्या निवास करती है। चालू घाटा क्या होता है? तो चालू घाटा की बात करें तो चालू घाटा क्या होता है? तो देश में कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने के कारण ये आपको घाटा होता है। जैसे हम किसी भी देश में क्या करें, अपनी वस्तुओं को निर्यात कर रहे हैं, 10 रुपये का निर्यात करते हैं और 20 रुपये का आयात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? चालू घाटा होता है। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट का अनुमान कितना निर्धारित किया गया है? तो किया गया 1,37,460.94 करोड़ रुपये। कौन सा देश अप्रैल-नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष आयात के रूप में उभरा है? तो सब इसमें कौन सा उभरा है? आपको चीन। केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य का स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्तियों के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत स्वीकृत किया गया है? ये किसके अंतर्गत स्वीकृत किया गया है? आपको राजस्व व्यय के रूप में आवंटित किया गया है, व्यय किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक प्रकीर्णन आपको बैंगनी का होता है। दाब बढ़ने पर क्वथनांक क्या होता है? दाब बढ़ता है, जैसे ही दाब बढ़ाएंगे आप क्या होता है? उसके क्वथनांक की वैल्यू क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। शुष्क सेल में कैथोड के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो कैथोड के रूप में कार्बन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या सत्य है? ठीक है, इसमें देखना है कि कौन सा सत्य है। तो निकट दृष्टि दोष आमतौर पर तब होता है जब नेत्र गोलक सामान्य से अधिक लंबी हो जाती है, यानी नेत्र गोलक लेंस की गोलक लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तथा उसकी क्षमता क्या होती है? घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका सही उत्तर है। नाइन्टी 91 देखेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है आपको वेबर। ठीक है, लक्स किसका मात्रक होता है? तो लक्स भी देखेंगे हम। तो लक्स किसका होता है? तो आपको प्रदीप्तिक घनत्व का मात्रक लक्स होता है। ल्यूमेन किसका होता है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन होता है। और हेनरी किसका होता है? तो आपको प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। जबकि फार्मूला आप लोग जानते होंगे F-32 बाई कितना? 180 C-0/100। इस पर बैठाएंगे तो आपको 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो हिंग क्या है? हिंग किससे प्राप्त किया जाता है? जड़ से। जबकि रबड़ की बात करते हैं तो रबड़ जो है आपको किससे प्राप्त किया जाता है? रबड़ तना से प्राप्त किया जाता है। कुनैन जो है किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना की छाल से। अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? पोस्ता या जो है फल, जिसको अधपक्के फल कहते हैं, जिसको अधपक्के फल के दूध से प्राप्त किया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं की भूमिका अहम होती है? इसमें होती है
किसकी भूमिका अहम होती है, तो आपको 94 का हो जाएगा 2। अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम, राइबोसोम जब तक नहीं होगा क्या होगा, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा तो किसी भी बॉडी का विकास, बॉडी का निर्माण संभव नहीं हो पाएगा। किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है, बाह्य कंकाल तंत्र की बात करें तो आपको उभयचर प्राणी में नहीं पाया जाता। उभयचर की बात करें तो जैसे उभयचर किसको बोलते हैं, एम्फीबिया वर्ग, जो कि स्थल पर भी रहेगा, जल में भी रहेगा। जैसे मेढक की बात करते हैं तो मेढक के सब में क्या होता है, बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। निम्न से कौन सा पदार्थ बारूद में सर्वाधिक होता है, तो बारूद में सर्वाधिक होता है आपको पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि कितना प्रतिशत तक होगा, तो इसमें 75% तक आपको पोटेशियम नाइट्रेट होता है, 10% आपको चारकोल होता है और 5% क्या होता है आपको सल्फर गंधक होता है। पोलियो का वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है किस रूप में, तो दूषित भोजन के रूप में। दूषित भोजन करते हैं या दूषित जल हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ से हमारे पोलियो वायरस हमारे शरीर में क्या करता है, प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद हमारे तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, जिसके माध्यम से हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, पोलियो तरह की बीमारी हो जाती है। हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है नियोन का, क्योंकि नियोन क्या होता है, काफ़ी मात्रा में जो है चमकीला होता है। और जैसे ही कोई भी वायुयान जब हवाई अड्डे पर आता है तो उसको सिग्नल दिया जाता है, मीन्स उतरने के लिए उसको सूचित किया जाता है, तो ये आसानी से क्या करता है, चमकता है तो आसानी से दिख जाता है। किस रासायनिक पदार्थ का नाम आयल ऑफ बिट्रॉयल है, आयल ऑफ बिट्रॉयल के नाम से किसको जानते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 को जाना जाता है। नाइट्रिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल जो आपको पाया जाता है फिटकिरी में पाया जाता है। ठीक है, बेंजोइक अम्ल किस में पाया जाता है, घास पात में पाया जाता है, पत्ते में पाया जाता है। और कार्बोनिक अम्ल जो है पीने वाला सोडा में, पीने वाला सोडा में कौन सा अम्ल, कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। फिटकिरी में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, फिटोली में जो है देखेंगे, फिटकिरी का रासायनिक सूत्र देखेंगे तो इसका क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्रैश 2 × 24 H2O। इसमें पूछा जा रहा है किसका, आपको हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन कितना है 24 × 2 यानी कि 48। वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का नाम क्या है, तो यह वर्णक कौन सा है, लाइकोपिन, जो कि किसमें पाया जाता है, आपको टमाटर ये सब में भी लाइकोपिन पाया जाता है। कैरोटीन की बात करेंगे तो कैरोटीन किसमें पाया जाता है, आपको गाजर में पाया जाता है। डीएनए निम्न से किस में पाया जाता है, तो डीएनए आपको हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 5 होगा। निम्न से किस विशाल शैवाल का प्रयोग आयोडीन में किया जाता है, तो फ्यूकस। फ्यूकस एक ऐसा शैवाल होता है जिसका प्रयोग आयोडीन के रूप में भी किया जाता है, जिसमें जैसे गलकंड हो गया, घेंगा हो गया, ये सब बीमारी जैसे ही होता है, इसमें जो है इस तरह की जो है शैवालों का प्रयोग किया जाता है मेडिसिन के रूप में। निम्न से कौन सी वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है, एम्फीबिया वर्ग किसको कहते हैं, ब्रायोफाइटा को, जो कि कहाँ क्या, जो समुद्र में भी रह सकता है, स्तर पर भी रहता है, उसको हम ब्रायोफाइटा की श्रेणी में रखते हैं। किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं, तो फ्लोरिजेंस हार्मोन जो होता है फूल खिलाने वाला हार्मोन होता है। साइटोकाइनिन की बात करते हैं हम, तो साइटोकाइनिन क्या करता है, बौने पौधे को लंबा करने में मदद करता है। एथिलीन क्या करता है, ये एकमात्र ऐसा गैसीय हार्मोन है जो कि क्या करता है, फलों को पकाने में मदद करता है। ठीक है, क्या करता है, फलों को पकाने में मदद करता है। ट्राउमैटिन क्या है, ट्राउमैटिन भी एक प्रकार का हार्मोन है जो क्या करता है, यह घायल कोशिकाओं को भरने का काम करता है। जो पेड़ पौधे पौधे में घायल हो जाती है कोशिका, उस कोशिकाओं को भरने का काम करता है कौन, ट्राउमैटिन। बीएमडी परीक्षण किसके लिए किया जाता है, तो बीएमडी का फुल फॉर्म होता है, बी से होता है बोन, एम से होता है मिनरल्स डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी। इसको जो किससे संबंधित है, हड्डी से संबंधित है। इसकी कमी जब होती है तो इसकी परीक्षण की जाती है ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी के कारण, जिसमें जो है कमी हो जाती है, उसमें क्या होता है, उसके जो हड्डी जो होते हैं, बोन जो होते हैं, उसको फ्रैक्चर करने का चांस ज़्यादा हो जाता है। केचुए में कितनी जोड़ी हृदय पाई जाती है, ठीक है, तो केचुए में आपको कितने जोड़ी हृदय होती है, तो केचुए में आपको 4 जोड़ी हृदय पाई जाती है। कितनी जोड़ी, 4 जोड़ी हृदय केचुए में पाई जाती है। अगला प्रश्न, जो लोग 4000 मीटर की ऊंचाई अधिक ऊंचाई पर रहते हैं उनके आरबीसी की मात्रा क्या होती है। हम लोग पढ़े हैं
कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं आरबीसी की मात्रा क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। 4,000 जाएंगे, 6,000 जाएंगे, 5,000 जाएंगे, ये बढ़ती जाएगी। रक्त विमाणु का जीवन काल कितना होता है? रक्त विमाणु का जीवन काल होता है 3 से 5 दिन। ठीक है। 20 से 120 दिन किसका होता है? आरबीसी का होता है। 2 से 4 दिन किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का होता है। अग्नाशय की गामा कोशिका में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय की गामा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो यह होता है सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन। ठीक है। इंसुलिन किससे होता है? अग्नाशय से ही होता है, लेकिन ये बीटा कोशिका से होता है। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम को क्या किया गया है? जीआई टैग दिया गया है। तो डीआई टैग दिया गया है कहाँ? महाराष्ट्र के। जीआई के बारे में बात करेंगे तो जीआई टैग जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इसका जो है सबसे पहले अधिनियम कब आया था? 1999 में आया था। अब सबसे पहले लागू कब हुआ? तो 2003 में लागू हुआ। अब इसको पहली बार दिया गया था कब? 2004 को। किसको? दार्जिलिंग की चाय को। ठीक है। ये कितने वर्षों के लिए जीआई टैग दिया जाता है? तो एक बार किसी पदार्थ को जीआई टैग दिया जाता है तो वो 10 वर्षों तक रहता है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें प्राप्त हुआ है आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। निम्नलिखित में कौन सा कोविड-19 के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित आरबीडी प्रोटीन उप इकाई वैक्सीन है? तो इसमें जो है आपको कौन सा है? कार्बोवैक्स। कौन सा है? कार्बोवैक्स। ऑप्शन नंबर 2 सही है। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों को डिजिटल मैपिंग के लिए कौन सा एक ऐप जारी किया है? तो जारी किया गया है गरुड़ ऐप। प्रूफ ऐप कहाँ जारी किया गया था? आपको जम्मू कश्मीर में, वहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा इसको जारी किया गया था। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राजस्व घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है? तो इसमें जो है घरेलू शक्कर उत्पाद का 3.8%। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एक ऐप को लॉन्च किया है? तो ये किया गया है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा किया गया है। जिसकी स्थापना कब होती है पीएनबी की? 1894 में इसकी स्थापना की जाती है। एसबीआई की स्थापना कब किया गया? 1955 में किया गया। किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को रोस्ट ईयर ऑफ द रिकॉर्ड घोषित किया है? रोस्ट ईयर ऑफ द रिकॉर्ड किसको घोषित किया है? किस संस्था ने? विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा इसको घोषित किया गया है। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है? तो नासा का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है भाव्या लाल को। किस देश के राष्ट्रपति ने देश के गेटवे टू हेल एक विशाल रेगिस्तान गैस क्रेटर में दशकों से जल रही आग को बुझाने का आदेश दे दिया है? ये किसके द्वारा किया गया है? तो तुर्कमेनिस्तान के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास किया है? कौन सा? पूरे विश्व की बात किया जा रहा है। पूरे विश्व में कौन सा एक ऐसा देश है जो कि अंतरिक्ष में क्या किया है? सैन्य अभ्यास किया है। सैन्य अभ्यास अंतरिक्ष में करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो बन गया है फ्रांस। ठीक है। और रूस की बात करें तो रूस क्या किया है अंतरिक्ष में? आपको फिल्म की शूटिंग करने वाला कौन सा देश बन गया है अंतरिक्ष में? तो बन गया है आपको रूस। जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह को अवैध घोषित कर दिया है या अवैध बना दिया है? तो यह कर दिया है फिलीपींस ने। फिलीपींस ने जो है बाल विवाह को क्या किया है? अवैध बना दिया है। ठीक है। यही फिलीपींस जो है भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को क्या किया है? ऑर्डर किया है, जो कि भारत से खरीदने की इच्छा जताई है, जिसमें भारत सरकार ने उसको क्या कर दिया? उसके ऑर्डर भी दे दिया है। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बना है? ठीक है। 102वां देश कौन बन गया है? 102वां देश है एंटीगुआ और बारमूडा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सोलर एनालाइज इसकी स्थापना कब की जाती है? 2015 में किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एनुअल मैक्रोन के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित में से इसको सुमेलित करें। ठीक है। इसमें देखेंगे रोहित सरदाना क्या थे? रोहित सरदाना थे आपको
पत्रकार। रोहित सरदाना क्या थे? पत्रकार थे। जगमोहन मल्होत्रा क्या थे? जो आपको जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। पंडित देवव्रत चौधरी क्या थे? आपको सितार वादक थे। और चंद्रो तोमर क्या थे? शूटिंग से संबंधित हैं। फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग की लेखिका कौन सी है? ब्यूटीफुल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है? हंटर बाइडेन है। ठीक है, इसका भी प्रियंका चोपड़ा का भी एक पुस्तक आया था, अनफिनिश्ड ए मेमोरी। अनफिनिश्ड ए मेमोरी किसका है? प्रियंका चोपड़ा की है। जनवरी 2022 में बाजार पूंजीकरण में $3 ट्रिलियन को पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? पूरे वर्ल्ड में जो कौन बन गई है? एप्पल जो है सबसे $3 ट्रिलियन को पार करने वाले दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा? किस वर्ष तक बन जाएगा? तो आपको बन जाएगा 2030 तक। निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो सामिया सुलू हसन को इसको बनाया गया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरण के उत्सर्जन का खोज किया है? तो एक्स किरण के उत्सर्जन का खोज कहाँ पर किया गया? अरुण ग्रह पर किया गया है। अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरीस डेबी की मृत्यु हो गई है? इदरीस डेबी कहाँ के थे? आपको चाड के जो है राष्ट्रपति थे। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का उपविजेता कौन रही? महिला उपविजेता थी आपको कैरिला प्लिस्कोवा। हाल ही में किन दो देशों की वायु सेनाओं के बीच एक जेडट सैन्य अभ्यास? एक जेडट सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच होता है। देखिए यहाँ पर आप सैन्य अभ्यास जितने भी हो सैन्य अभ्यास को रट जाइए, याद कर जाइए, क्योंकि हर एग्जाम में अब लगभग जो क्या होता है एक न एक सैन्य अभ्यास पूछा जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा सैन्य अभ्यास हो रहे हैं कि आपको एक न एक प्रश्न यहाँ से उठ ही जाते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किया गया है कमित केसरवानी को। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत कितनी राशि को आवंटित किया गया है? तो 64,180 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल का टूर्नामेंट खिताब किसने जीता है? तो कोपा अमेरिका जीता था अर्जेंटीना। किसको हरा करके? आपको ब्राज़ील को हरा करके। भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की योजना है? तो भारत में पहली बार ऐसी हो रही है कि विरासत स्थल खोलने की योजना है। और कहाँ पे? वे नोएडा उत्तर प्रदेश में। बिहार में वर्तमान में कितनी लघु जल विद्युत परियोजनाएं चल रही है? तो इसमें टोटल जो है बात करें तो भारत में भी 13 जो है जल विद्युत परियोजनाएं जो छोटी स्तर पर लघु उद्योग के स्तर पर चलाई जा रही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार 2020-21 में राज्य में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य उत्पाद कितना था? तो अभी जो है 34,314 रुपये। कितना? 34,314 रुपये। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये लगाया गया है 1,91,956.67 करोड़ रुपये। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों अक्षय कुमार को दिया गया है। अब आपको 10 ऐसे प्रश्न आएंगे जो कि मैथ और रीजनिंग से संबंधित होंगे, जो कि आपको यहाँ पे वह सबसे छोटी संख्या जो इतना से भाग देने पर शेषफल 4 होता है, लेकिन वह क्या होता है जब वह संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 0 हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 16, 18, 20, 25 16, 18, 20, 25 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो इसका एलसीएम कितना हो जाता है 3600 हो जाएगा। कितना? 3600 प्लस जो है हम उसको क्या मानते हैं के इक्वल टू
4 से हम भाग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ठीक है 4 से भाग देते हैं तो कितना कट जाएगा आपको 900 आएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। इसको भाग दीजिएगा जो है तो आपको यहाँ पे 4 हासिल बचेगा, लेकिन उसको 7 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे 0 ऑप्शन आ जाएगा। 42 को देखेंगे, 42 का जो है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको सी। यहाँ बोल रहा है कि ए बी, यहाँ पे इतने स्पेस नहीं है कि मैं बना सकूँ ए प्लस बी कितने 20 दिन में, बी प्लस सी कितने 10 दिन में, ए प्लस सी कितने दिन में 12 दिन में। तो हम कॉमन कर लेंगे 2 तो क्या हो जाएगा यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना, सभी का एलसीएम लेंगे हम यहाँ, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपको, एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, तो 20 × 60, 10 × 60 और 12 × 5 60। ठीक है, इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 8/4/7। किसी टेलीविज़न सेट पर 10% का छूट, पुनः उस पर 10% का छूट, यानी कि 2 क्रमिक बटा जब दिया जाता है, जैसे 100 के माने 100 में कितना 10% का छूट देता है, यानी कि 10 रुपये। अब बच गया कितना 90, 90 का फिर 10% छूट दिया जाता है, यानी कि फिर 9 रुपये। तो 10 और 9 कितना हो गया 19 रुपये। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 2। किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना और उसका चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो उसका दर क्या होगा, ठीक दर क्या हो जाएगा उसका 15% हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ से हम ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से ए और बी का वैल्यू यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a = 3b। ए बाई बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 2 3। यहाँ से ए और बी का वैल्यू आप रख देंगे तो यहाँ से उत्तर 12/5 आ जाएगा आपका। 46 देखेंगे, 46 का क्या हो जाएगा आपको, 46 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। उसी तरह से यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है कि 3 कारों की चाल इतना के अनुपात में है, समान दूरी तय करने में इस कारों के लिए क्रमशः कितना अनुपात समय लगेगा। तो समय इसका उल्टा कर दीजिए, जो है आपको आंसर इसका मिल जाएगा 643। यहाँ पे आपको रीजनिंग दिया हुआ है, यहाँ पे आप इसका वैल्यू को रख लेंगे। ए का मतलब क्या है प्लस है, सी का मतलब क्या है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे तो इसका जो है आपको उत्तर आ जाएगा 48 का 2, 4 नंबर। उसी तरह से यहाँ पे जो है देखेंगे रीजनिंग को क्या किया गया है, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सही उत्तर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 10 घटाएंगे तो आपको इस पैटर्न पे चलेंगे तो आपको सही उत्तर आ जाएगा 214। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे सी का वैल्यू कितना है 3 है, कैट का जो है 24 है, इसी को ऐड करेंगे जो है अल्फ़ाबेटिकल के माध्यम से तो आपका टोटल यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आज का जो है 150 प्रश्न जो था 150 प्रश्नों को मैंने आप लोगों के साथ किया। इसी तरह से आप लोगों को प्रत्येक दिन एक अलग अलग जो है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोग को अपडेट कराया जाएगा, ताकि आप आने वाले समय में परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर